नमस्कार दोस्तों, सिविल स्टाइल में आप सबका स्वागत है। मेरा नाम है अजय। कैसे हैं आप सब? आशा करता हूं कि आप सब पूर्णतः स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे, आनंदित होंगे और बहुत ही अच्छे से आपकी परीक्षा की तैयारी भी हो रही होगी। तो चलिए दोस्तों, आज के इस सत्र को आरंभ करते हैं। दोस्तों, सिविल स्टाइल ने इस सत्र का आयोजन किया है ताकि आप सबकी परीक्षा की तैयारी बहुत ही अच्छे से हो सके, क्योंकि परीक्षा की तिथि दिनों दिन नज़दीक आती जा रही है। 7 अप्रैल बहुत ज़्यादा दूर नहीं है। इसलिए आशा करता हूं कि परीक्षा की तैयारी भी बहुत ही अच्छे से उसी हिसाब से आपकी चल रही होगी। तो दोस्तों, सिविल स्टाफ आपका पूर्ण सहयोग कर रहा है कि आपकी परीक्षा की तैयारी बहुत ही अच्छे से हो। तो दोस्तों, आज के इस सत्र को आरंभ करेंगे। सत्र को आरंभ करने से पहले एक बार मुझे सुनिश्चित कर दें कि मेरी आवाज़ आप सब तक बिना किसी तकनीकी समस्या से बिल्कुल सही से पहुंच रही है। उसके बाद हम इस सत्र को आरंभ करेंगे। हाँ जी, एक बार मुझे बताएं। चलें जी, आज के सत्र को आरंभ करते हैं। तो दोस्तों, विद्यार्थियों के द्वारा संकेत मिल चुका है कि आवाज़ बिल्कुल सही से पहुंच रही है, किसी प्रकार की कोई तकनीकी समस्या नहीं है। चले, आप सबका हार्दिक अभिनंदन जो जो हमारे साथ इस सत्र के साथ जुड़े हुए हैं। चले, तो दोस्तों, आज के इस सत्र को मैं आरंभ करूं उससे पहले छोटी सी सूचना आप लोगों के लिए। सिविल स्टैप अपने ऑनलाइन ऑफलाइन कोर्सेज चलाता है, जिसमें कि आपको एचपी टीजीटी कमीशन, एचपी पीजीटी कमीशन और डी ट्रिपल एसबी ऐसे कोर्सेज हैं, उनकी तैयारी करवाई जाती है। अगर आप इनमें से किसी भी परीक्षा की तैयारी सिविल स्टैप के साथ जुड़कर करना चाहते हैं, तो आपको गूगल प्ले स्टोर से सिविल स्टैप ऐप को डाउनलोड करना है। उसमें जो जो सूचनाएं आपसे मांगी जाएंगी, उन सूचनाओं को वहां पर देना है आपको, और उसके बाद आप पूर्णतः इन कोर्सेज में रजिस्टर हो जाएंगे। किसी भी एक कोर्स को आप अपने इच्छा अनुसार ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आप इन कोर्सेज से संबंधित या फिर किसी भी कि कोई भी आपका प्रश्न है सिविल स्टैप के संबंध में या इनके कोर्सेज संबंधित कोई भी आपका प्रश्न है, तो यहाँ पर स्क्रीन पर फ़ोन नंबर आपको दिया गया है। इस फ़ोन नंबर पर जब आप संपर्क करेंगे, तब आपको संपूर्ण जानकारी दे दी जाएगी। जो भी आपका प्रश्न होगा उसका पूर्णतः समाधान आपको मिल जाएगा। ठीक है जी, तो आप इस पर फ़ोन भी कर सकते हैं अगर आपको किसी प्रकार की कोई सूचना चाहिए। दोस्तों, अगर आप इन कोर्सेज़ को ज्वाइन करते हैं, तब आपको बहुत सारे लाभ मिलते हैं। इन कोर्सेज़ के बहुत ज़्यादा फीचर्स हैं, क्योंकि आजकल तो हम सब स्वार्थी ही हैं। क्योंकि जब तक अपने स्वार्थ पूर्ति, जब तक हमें किसी चीज़ से कोई लाभ ना हो, तो उस चीज़ को हम नहीं करते हैं। तो आप इन कोर्सेज को ज्वाइन करेंगे तो आप बोलेंगे सर हमें लाभ क्या मिलेगा? तो बिल्कुल सुनिए, लाभ भी आपको मिलेगा। आपको पर्सनलाइज्ड मेंटरशिप दी जाती है। ठीक है जी, पर्सनलाइज्ड मेंटरशिप मिलेगी। उसके बाद लाइव ऑनलाइन लेक्चर्स आपको मिलते हैं, स्टडी मटेरियल हार्ड कॉपी एंड सॉफ्ट कॉपी, मॉक टेस्ट आपको दिए जाते हैं, फ्री करंट अफेयर मैगजीन मिलेगा, वीकली डाउट सेशंस मिलेंगे। तो दोस्तों, इतने सारे फीचर्स हैं, इतने सारे लाभ हैं, देख लीजिए आपके समक्ष। ये सारे के सारे लाभ आपको मिलेंगे अगर आप सिविल स्टैप के द्वारा इन कोर्सेज को ज्वाइन करते हैं, सिविल स्टैप के साथ जुड़ते हैं। तो दोस्तों, इन कोर्सेज को जल्दी से जल्दी ज्वाइन कर लीजिए और अपनी परीक्षा की तैयारी भी बहुत अच्छे से कीजिए। और एक सूचना है आप लोगों के लिए कि जिन्होंने हमारी अभी तक टेस्ट सीरीज नहीं ली है और लेना चाहते हैं, तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहां से आप टेस्ट सीरीज ले सकते हैं। टेस्ट सीरीज जो कि आपका पीजीटी का परीक्षा होने वाली है, अभी पीजीटी की परीक्षा है, तो उनमें किस प्रकार के प्रश्न पूछे जा सकते हैं, महत्वपूर्ण प्रश्नों को इकट्ठा किया गया है और एक टेस्ट सीरीज बनाई गई है। एक क्या मतलब टेस्ट सीरीज है, जिसमें कि आपको अलग अलग टेस्ट हैं, उनके अकॉर्डिंग अलग अलग प्रश्न आपको मिलेंगे। हर एक सब्जेक्ट की टेस्ट सीरीज मिलेगी। ठीक है, पेपर 1 की, पेपर 2 की टेस्ट सीरीज हैं, उससे आपका अभ्यास बहुत अच्छे से हो जाएगा। अगर आप टेस्ट सीरीज लेना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन से ले सकते हैं। चलिए दोस्तों, आज के इस सत्र को आरंभ करते हैं। आज के इस सत्र का सर्वप्रथम प्रश्न हमारे समक्ष ये रहा। देखिए, प्रश्न है, संस्कृत के 4 अध्याय, संस्कृत के 4 अध्याय निबंध के लेखक कौन हैं? वासुदेव शरण अग्रवाल, हजारी प्रसाद द्विवेदी या फिर संपूर्णानंद रामधारी सिंह दिनकर? हाँ जी, प्रश्न का उत्तर देंगे, अच्छे से प्रश्न को पढ़ेंगे, उसके बाद आपका जो भी विकल्प होगा उसको चयन करेंगे। चलें, संस्कृति के 4 अध्याय, ये जो निबंध है, निबंध से संबंधित आज हमारे प्रश्न होंगे, क्योंकि आज का सत्र निबंध पर आधारित है। विषयों को लेकर हम चल रहे हैं, कौन कौन से कि विषय का कोई प्रश्न छूट ना जाए। ठीक है, तो महत्वपूर्ण प्रश्न हम कर लेंगे। चलें, तो इस प्रश्न का उत्तर देंगे सभी विद्यार्थी। सोच के सोचने के बाद ही इस प्रश्न का उत्तर दें, अच्छे से सोच लें, समझ लें। हाँ जी, तो दोस्तों, इसका उत्तर जो है रामधारी सिंह दिनकर। ठीक है जी,
सही विकल्प है रामधारी सिंह दिनकर। संस्कृति के 4 अध्याय रामधारी सिंह दिनकर के द्वारा लिखित निबंध है। संस्कृत के 4 अध्याय राष्ट्र कवि स्वर्गीय रामधारी सिंह दिनकर की एक बहुचर्चित पुस्तक है, जिसे साहित्य अकादमी ने सन 1946 में न केवल पहली बार प्रकाशित किया अपितु आगे चलकर उसे पुरस्कृत भी किया। ठीक है, इस रचना के लिए, इस पुस्तक के लिए इनको पुरस्कार भी मिला, इस निबंध के लिए इनको पुरस्कार भी दिया गया है। चले अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके समक्ष ये रहा, भाग्यधारा निबंध के लेखक कौन हैं? भाग्यधारा निबंध के लेखक कौन है? विकल्प है हजारी प्रसाद द्विवेदी, या फिर संपूर्णानंद, वासुदेव शरण अग्रवाल, या फिर रामधारी सिंह दिनकर। भाग्यधारा निबंध के लेखक बताएंगे वासुदेवानंद शरण अग्रवाल। वासुदेव शरण अग्रवाल इसका सही विकल्प है। विकल्प सी ये बिल्कुल सही विकल्प है। ठीक है जी, हिंदी गद्य के लोक विश्रुत रचनाकार वासुदेव शरण अग्रवाल का जन्म उत्तर प्रदेश के मेरठ जनपद के स्थित खेड़ा नामक ग्राम में 7 अप्रैल सन 1904 ईस्वी को हुआ था। ठीक है, और इन्होंने काशी विश्वविद्यालय से 1929 में एमए करने के पश्चात 1940 तक मथुरा पुरातन संग्रहालय में कार्यरत रहे, वहां पर अध्यक्ष के रूप में ये कार्यरत रहे। ठीक है जी, चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। अधातो घुमक्कड़ जिज्ञासा निबंध के लेखक कौन है? अधातो घुमक्कड़ जिज्ञासा निबंध के लेखक कौन है? विकल्प सूरदास पूर्ण, क्षमा कीजिए, सरदार पूर्ण सिंह, संपूर्णानंद, रामधारी सिंह दिनकर, या राहुल सांकृत्यायन। हाँ जी, बताएंगे। अथातो घुमक्कड़ जिज्ञासा, अथातो घुमक्कड़ जिज्ञासा निबंध के लेखक बताएंगे कौन है? बहुत अच्छे, हाँ जी, सभी विद्यार्थी बहुत अच्छा उत्तर दे रहे हैं। तो मित्रों, इसका सही विकल्प है राहुल सांकृत्यायन। ठीक है जी, राहुल सांकृत्यायन बिल्कुल सही विकल्प है। राहुल सांकृत्यायन का जन्म 1893 ईस्वी में उनके ननिहाल गांव पंधा, जिला आजमगढ़, उत्तर प्रदेश में हुआ। उनका पैतृक गांव कनैला था। उनका मूल नाम केदार पांडे था। उनकी शिक्षा काशी, आगरा और लाहौर में हुई। ठीक है जी, राहुल सांकृत्यायन से संबंधित बहुत सारे प्रश्न परीक्षा में पूछे जाते हैं, पूछे गए हैं, और आशा है कि भविष्य में आपको एक आधा प्रश्न और परीक्षा में देखने को मिलेगा। चलें अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारे समक्ष ये रहा, मैं साहित्य को मनुष्य की दृष्टि से देखने का पक्षपाती हूँ। यह पंक्ति किसके द्वारा लिखित रचना से ली गई है? या फिर हम कह सकते हैं कि यह पंक्ति किसके द्वारा लिखित है या उसकी लिखित रचना से ली गई है। विकल्प है बाल कृष्ण भट्ट, हजारी प्रसाद द्विवेदी, प्रताप नारायण मिश्र, या फिर रामचंद्र शुक्ल। हाँ जी, बताएंगे, सही विकल्प का चयन करेंगे। लीजिए, मैं साइड हो जाता हूं, देख लीजिए, अच्छे से देखेंगे, पढ़ लेंगे प्रश्न को। मैं साहित्य को मनुष्य की दृष्टि से देखने के पक्षपाती हूं। पंक्ति किसके द्वारा लिखित रचना की है? विकल्प बालकृष्ण भट्ट, हजारी प्रसाद द्विवेदी, प्रताप नारायण मिश्र, रामचंद्र शुक्ल। हजारी प्रसाद द्विवेदी, विकल्प बी। ठीक है जी, जो बी विकल्प है ये विकल्प बिल्कुल सही है। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी द्वारा लिखित ये पंक्ति है, उनकी रचना में से ली गई ये पंक्ति है। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की बात करें तो 19 अगस्त 1907 में इनका जन्म हुआ था और 19 मई 1980 को इनका निधन हुआ था। हिंदी निबंधकार रहे हैं, आलोचक रहे हैं और उपन्यासकार। निबंध लिखे हैं इन्होंने, आलोचक साहित्य लिखा है और उपन्यासकार भी रहे हैं और बहुत सारे उपन्यास भी इन्होंने लिखे हैं। हजारी प्रसाद द्विवेदी अच्छे कवियों में गिने जाते हैं, अच्छे साहित्यकारों में गिने जाते हैं। तो इनका जन्म वगैरह भी याद कर लेना है आपको। ठीक है, जन्म मृत्यु अच्छे से पता होनी चाहिए। इनकी रचनाएं पढ़ लेंगे
ठीक है, क्योंकि हजारी प्रसाद द्विवेदी से संबंधित प्रश्न आपको देखने को मिल सकता है। चलेंगे अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। बाल मुकुंद गुप्त रचिता निबंध संग्रह का नाम है। बाल मुकुंद गुप्त रचिता निबंध संग्रह का नाम है भारत मित्र, प्रज्ञा मित्र, शिव सागर की चिट्ठियां या शिव शंभू के चिट्ठे। बाल मुकुंद गुप्त द्वारा रचित निबंध, यहाँ पे रचिता आ गया है, रचित निबंध। ठीक है जी, रचित निबंध संग्रह का नाम बताना है हमें कि कौन सा निबंध है, उनके द्वारा लिखित, बाल मुकुंद गुप्त द्वारा लिखित निबंध कौन सा है। विकल्प आपके समक्ष हैं, भारत मित्र, प्रज्ञा मित्र, शिव सागर की चिट्ठियां या शिव शंभू के चिट्ठे। हाँ जी, शाबाश। तो मित्रों सही विकल्प शिव शंभू के चिट्ठे। ठीक है जी, शिव शंभू के चिट्ठे, जैसे आपको पता है कि ये हमारे पाठ्यक्रम में भी है, शिव शंभू के चिट्ठे हमने पढ़ा भी है। शिव शंभू के चिट्ठे जो है भारत मित्र नामक पत्र में 1904 से लेकर 1905 में प्रकाशित हुए थे। यह चिट्ठे तत्कालीन अंग्रेज जनरल लॉर्ड कर्जन को संबोधित किए गए थे। ठीक है, ये जो चिट्ठे हैं, ये जो चिट्ठे हैं इनको संबोधित किया था किसको, जनरल लॉर्ड कर्जन को। ठीक है, और उसमें जो है एक व्यंग व्यंग किया गया था। ठीक है, उनको उनकी जो शासन कर रहे थे अंग्रेज, उन पर व्यंग किया गया था कि उनकी शासन प्रणाली किस प्रकार की है। ठीक है, उस पर उनकी शासन प्रणाली पर व्यंग किया गया था और उनको बोला गया था कि आप लोगों ने कहा है कि भारत अपनी आज़ादी को संभाल नहीं सकता, तो उन्होंने बोला कि भारत अपनी आज़ादी को संभाल सकता है, अब उनको आज़ाद करने का समय आ गया है, आप यहाँ से जाएं, मतलब कि भारत देश को छोड़ दें और उसकी आज़ादी उसको सौंप दी जाए। तो ये थे शिव शंभू के चिट्ठे। चले आगे चलते हैं। हिंदी साहित्य में सरदार पूर्ण सिंह की ख्याति किस रूप में है। हिंदी साहित्य में सरदार पूर्ण सिंह की ख्याति किस रूप में है। एक आलोचक के रूप में है, एक नाटककार के रूप में है, एक निबंधकार के रूप में है, या एक व्यंग्यकार के रूप में है। सभी हाँ जी सोच समझ के उत्तर दीजिएगा, बिल्कुल समय की कोई जल्दी नहीं, समय का हमारे पास कोई अभाव नहीं। ठीक है जी, अच्छे से सोचेंगे समझेंगे, उसके बाद ही विकल्प का चयन करेंगे। तो दोस्तों हिंदी साहित्य में सरदार पूर्ण सिंह की ख्याति एक निबंधकार के रूप में है। ठीक है, विकल्प सी एक निबंधकार के रूप में है। जो सरदार पूर्ण सिंह जी थे वो एक निबंधकार थे। हिंदी साहित्य में सरदार पूर्ण सिंह को एक श्रेष्ठ निबंधकार के रूप में ख्याति प्राप्त है। द्विवेदी युग के ये निबंधकार हैं। अध्यापक पूर्ण सिंह ने केवल 6 निबंध लिखकर श्रेष्ठ निबंधकार के रूप में प्रसिद्ध हो गए। तो यहाँ पर इस चीज को ध्यान रखिएगा, कितने निबंध लिखे थे, कितने निबंध लिखे थे इन्होंने, इन्होंने 6 निबंध लिखे थे। ठीक है, 6 निबंध लिखकर इन्होंने ख्याति प्राप्त कर ली थी। किसने, सरदार पूर्ण सिंह ने। और नैतिक एवं सामाजिक विषयों से संबंधित इनके निबंध थे। आचरण की सभ्यता, सच्ची वीरता, मजदूरी और प्रेम, पवित्रता, कन्यादान तथा अमेरिका किया मस्त योगी। ठीक है जी, ये इनके निबंध थे। सारे के सारे निबंध जो थे सामाजिक विषयों पर आधारित निबंध थे, इसलिए 6 निबंधों में ही इन्होंने निबंधकार की ख्याति प्राप्त कर ली। ठीक है जी, चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। मेरे राम का मुकुट भीग रहा है, किसका ललित निबंध संग्रह है ये। राम वृक्ष बेनीपुरी, कुबेरनाथ, विद्यापति मिश्र या हरिशंकर परसाई। मेरे राम का मुकुट भीग रहा है, किसका ललित संग्रह है, किसका ललित निबंध संग्रह है ये। हाँ जी, देख लें, अच्छे से देख लें, मेरे राम का मुकुट भीग रहा है। ठीक है, कई बार ऐसे पूछ लिया जाता है ना, मेरे राम का मुकुट जो है किसकी रचना है, या फिर ऐसे पूछ लिया जाता है जिस जो भी इसका उत्तर होगा
ठीक है, उससे संबंधित में कि इस निबंधकार की कोई एक रचना बताएं या निम्न में से एक रचना बताएं, तब वहां पे हो सकता है कि वो मेरे राम का मुकुट भीग रहा है उसमें से एक रचना हो। इसलिए किसी तरह से भी प्रश्न पूछा जा सकता है, तो प्रश्न हमें पता होना चाहिए। ठीक है जी, चले। तो दोस्तों, विद्यापति मिश्र इसका सही विकल्प है। ठीक है, विकल्प सी, विद्यापति मिश्र। मेरे राम का मुकुट भीग रहा है विद्यापति मिश्र द्वारा ललित जो निबंध संग्रह में से लिया गया है। मेरे राम का मुकुट भीग रहा है, तुम चंदन हम पानी, मैंने सिल पहुंचाई, चितवन की छाह, कदम की फूली डाल, आंगन का पंछी और बंजारा मन विद्यानिवास मिश्र के निबंध संग्रह में सम्मिलित हैं। ये सारे के सारे निबंध उनके निबंध संग्रह में सम्मिलित हैं। ठीक है जी, तो इनको भी याद रखना है। मेरे राम के मुकुट भीग रहा है, उसके साथ साथ तुम चंदन हम पानी, मैं सिल पहुंचाई, चितवन की छा, कदम की फूली डाल, आंगन का पंछी, ठीक है, बंजारा मन विद्या निवास मिश्र के सारे निबंध हैं। और पता है विद्यापति विद्यापति मिश्र जो हैं, यहाँ पे विद्यापति, ठीक है, विद्यापति मिश्र जो है ये महत्वपूर्ण निबंधकारों में आते हैं, तो इनके संबंध में भी प्रश्न आपको पता होना चाहिए। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न हमारे समक्ष ये रहा। सुलोचना निबंध संकलन है, सुलोचना निबंध संकलन है रामचंद्र शुक्ल, भारतेंदु हरिश्चंद्र, बालकृष्ण भट्ट या फिर चैनेन्द्र कुमार। सुलोचना निबंध कहाँ संकलित है? हाँ जी, अच्छे से, बिल्कुल अच्छे से पढ़कर उत्तर देंगे। शीघ्रता की कोई आवश्यकता नहीं है, अच्छे से प्रश्न पढ़ेंगे। बिल्कुल जी, बिल्कुल, परीक्षा में भी हमें किसी प्रकार की कोई भी शीघ्रता नहीं करनी है, पर इतना भी धीरे कार्य नहीं करना है, इतने भी धीरे सोच में, गहन सोच में भी नहीं डूबना है कि परीक्षा में प्रश्न जब हम करें तो समय निकल जाए। विद्यार्थियों में ये भी समस्या होती है। देखिए, परीक्षा में आप अपनी परीक्षा को किस प्रकार से अच्छे से कर सकते हैं, आप सभी प्रश्नों को किस प्रकार से उनके उत्तर दे सकते हैं, उसके लिए एक ही आपके पास मार्ग है कि आपको पहले जब आपके पास प्रश्न पत्र आता है तो उस प्रश्न पत्र को पूरा पढ़ेंगे और देख लेंगे कि कितने प्रश्नों का उत्तर मुझे इतने समय में देना है, कितने प्रश्नों को, मतलब उनको समय, सभी प्रश्नों को समय के अनुसार बांट लेना है कि इतने प्रश्न जो हैं हमें इतने समय में करने हैं, दूसरे जो हमारे आगे और प्रश्न होंगे उनको इतने समय में समाप्त करना है, तभी। ठीक है, और प्रयास करेंगे अगर 1 घंटे में हमने प्रश्नों को समाप्त करना है कि 1 घंटे में मैंने 25 प्रश्न समाप्त करने हैं, तो 25 किसी भी अवस्था में 25 प्रश्न मेरे पूर्ण हो जाएं। इस प्रकार से आपको अपनी गति रखनी है, ना ज्यादा धीमी ना ज्यादा शीघ्रता हमें करनी है। ठीक है, मध्यम गति से हमें चलना है, जिससे कि हमारा जो प्रश्न भी पूरे हो जाएं। ठीक है, और परीक्षा में जितने प्रश्न हैं उनको अच्छे से पढ़ के उनके उत्तर भी दे सकें। ठीक है जी, तो चलिए बढ़ते हैं प्रश्न की ओर। सुलोचना निबंध संकलन है भारतेंदु हरिश्चंद्र का। ठीक है, भारतेंदु हरिश्चंद्र का ये निबंध है। सुलोचना, परिहास वंचन, दिल्ली दरबार, दर्पण तथा लीलावती भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा लिखित निबंध संग्रह है। ठीक है जी, इनको याद रखिएगा। और भारतेंदु हरिश्चंद्र की रचनाओं से संबंधित प्रश्न भी पूछ लिया जाता है। आप बोलेंगे सर आप तो सभी में से बोल रहे हैं प्रश्न पूछ लिया जाता है, तो बिल्कुल जी, क्योंकि इन सत्रों में हम जिन प्रश्नों को सम्मिलित करते हैं सारे महत्वपूर्ण होते हैं। तो अगर महत्वपूर्ण प्रश्न को तो आपको भी पता है, इतना आप भी पढ़ रहे हैं कि भारतेंदु हरिश्चंद्र जो प्रसिद्ध निबंधकारों में एक हैं, तो इनकी रचना भी पूछी जा सकती है। भारतेंदु हरिश्चंद्र से संबंधित प्रश्न भी देखने को मिल सकता है। देखिए, हम तो अनुमान ही लगा सकते हैं। ठीक है, हम अपने अनुभव से बताते हैं कि प्रश्न हो सकता है, बाकी जो प्रश्न पत्र बनाता है, ठीक है, जो परीक्षक होता है वो किस प्रकार से प्रश्नों का चयन करता है, वो उसकी अपनी मानसिकता है। ठीक है, उसके मानसिकता को हम नहीं समझ सकते, परंतु अपनी मानसिकता के अनुसार हम अनुमान तो लगा सकते हैं। ठीक है जी, चलें अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, हिंदी निबंध का उत्कर्ष काल है, हिंदी निबंध का उत्कर्ष काल कौन सा है? भारतेंदु युग, द्विवेदी युग, शुक्ल युग या शुक्लोत्तर युग? शुक्ल उत्तर युग, शुक्ल जी के बाद का युग शुक्लोत्तर युग जिसको कहा जाता है। हिंदी निबंध का उत्कर्ष काल बताएंगे।
हाँ जी, देखिए सभी विद्यार्थी उत्तर करेंगे। यहाँ पे प्रयास रहेगा सभी का कि सभी ने उत्तर देना है। चलें, इसका उत्तर देखते हैं। विद्यार्थियों के उत्तरों को देखकर लग रहा है बिल्कुल सही विकल्प, ठीक है, शुक्ला क्षमा कीजिए, शुक्ल युग, ठीक है। हिंदी निबंध का उत्कर्ष काल जो है शुक्ल युग से माना जाता है। शुक्ल युग को हिंदी निबंध का उत्कर्ष काल कहा जाता है। शुक्ल युग 1920 से लेकर 1940 ईस्वी के निबंधकारों की भाषा, शैली, गंभीरता, चिंतन, मौलिकता आदि प्रत्येक क्षेत्र का इसमें परिष्कार हुआ है इस काल में, ठीक है जी। इन सब का परिष्कार हुआ है, ये सारी की सारी विशेषताएं रही हैं। चले अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न हमारे समक्ष ये रहा, कविता क्या है निबंध के लेखक? कविता क्या है निबंध के लेखक कौन है? रामचंद्र शुक्ल हैं, हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं, या फिर अध्यापक पूर्ण सिंह है, या कुबेर नाथ राय हैं? देखेंगे सही विकल्प को। कविता क्या है निबंध के लेखक, ठीक है, कविता क्या है प्रश्न नहीं, कविता क्या है निबंध है, ये उस निबंध के लेखक के संबंध में हमें बताना है। चलिए तो देखते हैं सही विकल्प क्या है हमारे समक्ष। सही विकल्प है रामचंद्र शुक्ल, विकल्प ए बिल्कुल सही है, ठीक है। रामचंद्र शुक्ल विकल्प सही है। कविता क्या है निबंध के लेखक है रामचंद्र शुक्ल। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का सबसे महत्वपूर्ण निबंध है ये, ठीक है। कविता क्या है, इस निबंध के माध्यम से शुक्ल जी ने अपनी काव्य शास्त्रीय मान्यताओं को प्रस्तुत किया है, जिसमें भाषा संदर्भ महत्वपूर्ण है। शुक्ल जी ने कविता की भाषा की विशेषताओं में सर्वप्रथम लाक्षणिकता को महत्व दिया है, ठीक है। कविता क्या है इसमें जो है लक्ष्य मतलब भाषा, कवि जो उन्होंने अपना काव्य शास्त्रीय ज्ञान है उसके बारे में परिचय दिया है, कि कविता के संदर्भ में उन्होंने बताया है कि कविता के कौन कौन से गुण होते हैं, एक अच्छी कविता कौन सी होती है, ये सारी सारी चीजें इस निबंध में आपको पढ़ने को मिलेंगी, ठीक है जी। चलेंगे अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। चले फिर, इनमें से कौन सा आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का निबंध नहीं है? ध्यान देंगे यहाँ पर, किस पर? नहीं पर, ठीक है। कि इनमें से कौन सा आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का निबंध नहीं है? विकल्प आपके समक्ष रहे ये, कल्पलता, या फिर कुटुज अशोक के फूल, या फिर कल्प वृक्ष। कल्पलता है, कल्पलता, कुटुज अशोक के फूल, या फिर कल्प वृक्ष। हाँ जी, सभी विद्यार्थी उत्तर दे रहे हैं, बहुत अच्छा प्रयास विद्यार्थियों के द्वारा। तो दोस्तों सही विकल्प हमारे समक्ष रहा डी विकल्प, कल्प वृक्ष, ठीक है। इनमें से आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का निबंध कल्प वृक्ष जो है वो नहीं है, बाकी सारे के सारे निबंध हजारी प्रसाद द्विवेदी के हैं। कल्प वृक्ष जो है वासुदेव शरण अग्रवाल का निबंध है, उनकी रचना है, ठीक है, कल्प वृक्ष। तो बाकी यहाँ से देखिए एक प्रश्न और क्या बनता है कि हजारी प्रसाद द्विवेदी के निबंध कौन कौन से हैं? तो हमारे पास हो गया कल्पलता, कुटुज और अशोक के फूल हजारी प्रसाद द्विवेदी के, और कल्प वृक्ष हमारे समक्ष हो गया वासुदेव शरण अग्रवाल। तो दो प्रश्न यहाँ पर हमने इकट्ठे कर लिए, है ना जी। चले आगे चलते हैं। इनमें से कौन सा निबंधकार भारतेंदु युग का है? भारतेंदु युग का कौन सा निबंधकार है? हजारी प्रसाद द्विवेदी, प्रताप नारायण मिश्र, धर्मवीर भारती, या फिर जयशंकर प्रसाद? इनमें से कौन सा निबंधकार भारतेंदु युग का है? विकल्प हजारी प्रसाद द्विवेदी, प्रताप नारायण मिश्र, धर्मवीर भारती, या फिर जयशंकर प्रसाद। तो विकल्प सही विकल्प है प्रताप नारायण मिश्र, ठीक है जी। प्रताप नारायण मिश्र
भारतेंदु युग के निबंधकार नहीं हैं। भारतेंदु युग के निबंधकार हैं, ठीक है। बाकी जो निबंधकार नहीं है, इनको छोड़कर, प्रताप नारायण मिश्र को छोड़कर बाकी जो है वो सारे के सारे निबंधकार भारतेंदु युग के नहीं हैं। प्रताप नारायण मिश्र का जन्म 24 सितंबर 1856 ईस्वी को उत्तर प्रदेश के उन्नाव जिले के बैजनाथ बैथर में हुआ था, ठीक है जी। बैथर में, उत्तर प्रदेश, बैजनाथ बैथर, हिमाचल मत समझ लीजिएगा कि बैजनाथ में हुआ था, ठीक है। आधी आधी सूचना हमें याद नहीं करी, नहीं तो बैजनाथ याद करने आ रही है तो हिमाचल का ही है, ठीक है, और बाद में उत्तर गलत कर बैठे। चलें, हिंदी प्रदीप के संपादक इनमें से कौन से निबंधकार हैं? हाँ जी, हिंदी प्रदीप के संपादक विकल्प प्रताप नारायण मिश्र, बद्रीनाथ चौधरी, प्रेमघन, पंडित बालकृष्ण भट्ट या भारतेंदु बाबा हरिश्चंद्र। भारतेंदु हरिश्चंद्र जी, हिंदी प्रदीप के संपादक। शाबाश, उत्तर देंगे। तो मित्रों सही विकल्प पंडित बालकृष्ण भट्ट, ठीक है। पंडित बालकृष्ण भट्ट हिंदी प्रदीप के संपादक हैं। हिंदी प्रदीप हिंदी की मासिक पत्रिका थी जिसका प्रथम अंक 1877 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। इस पत्र का विमोचन भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने किया था। यह पत्रिका प्रयाग से निकलती थी और इसका संपादन बालकृष्ण भट्ट के द्वारा किया जाता था, ठीक है जी। तो जो है इसको याद रखिएगा, हिंदी प्रदीप, ठीक है, महत्वपूर्ण ये जो है प्रश्न बन सकता है कि हिंदी प्रदीप के संपादक, ठीक है। तो इस पत्रिका से संबंधित आपको ये ज्ञान होना चाहिए। प्रथम अंक हुआ था 1877 में प्रकाशित हुआ था। विमोचन इसका भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने किया और संपादन पंडित बालकृष्ण भट्ट ने किया, ठीक है जी। चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। भौ, पेट, दांत, नाक आदि निबंधों के लेखक इनमें से कौन हैं? बद्रीनाथ चौधरी, प्रेमघन या फिर भारतेंदु हरिश्चंद्र या फिर बालकृष्ण भट्ट या फिर प्रताप नारायण मिश्र। सही विकल्प देखेंगे, सही विकल्प कौन सा है? देखिए यहां से आपको भौ, भौ, पेट, दांत, नाक ये अलग अलग भी पूछा जा सकता है, ठीक है, कि दांत निबंध के लेखक कौन है, पेट के निबंध के लेखक कौन है, भौं के लेखक कौन है, तो अलग अलग किसी तरह से पूछा जा सकता है, इसलिए इकट्ठे इस प्रश्न में ये सब कुछ डाल दिया गया है, ठीक है। और जैसे कि आपको नाम से ही पता लग रहा है इसी प्रकार की ये रचनाएं भी हैं, ठीक है। प्रताप नारायण मिश्र की ये जो रचनाएं हैं, ठीक है, इनकी भाषा शैली विनोदपूर्ण भाषा शैली है, विनोदपूर्ण, ठीक है, हंसी से जो परिपूर्ण ये इसमें भाषाएं हैं। आपको इसीलिए मैंने बोला था नाम से भी आभास हो रहा है हमें कि भौं, पेट, दांत, सोचिए कैसी रचना होगी, भौं रचना, दांत, पेट, ठीक है, नाक, ये रचनाएं किसकी कैसी रचनाएं होंगी? तो विनोद जिसको हंसी रस से परिपूर्ण रचनाएं बोल सकते हैं, ठीक है, विनोदपूर्ण शैली से में लिखी गई ये रचनाएं हैं। उसके बाद अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। भारत वर्षोन्नति कैसे हो सकती है नामक निबंध के लेखक, बहुत भारतवर्षोन्नति महत्वपूर्ण रचना है ये, ठीक है जी। किसके द्वारा भारतवर्ष की उन्नति कैसे हो सकती है निबंध के लेखक बालकृष्ण भट्ट हैं, महाप्रसाद द्विवेदी हैं, रामचंद्र शुक्ल हैं या भारतेंदु हरिश्चंद्र जी हैं? भारतोन्नति कैसे हो सकती है, हमें ये हमारे पाठ्यक्रम में भी सम्मिलित है, ठीक है जी। तो जो आपके पाठ्यक्रम में सम्मिलित है उससे संबंधित प्रश्न भी हम यहाँ पर कर रहे हैं। भारतवर्ष की उन्नति कैसे हो सकती है निबंध किसके द्वारा लिखित है? चलें, तो इसका सही विकल्प है भारतेंदु हरिश्चंद्र, विकल्प डी,
ठीक है जी, विकल्प डी बिल्कुल सही विकल्प है। और यहाँ पर विद्यार्थियों का उत्तर भी बड़ा सटीक उत्तर विद्यार्थियों के द्वारा अच्छा उत्तर दे रहे हैं विद्यार्थी। जो लोग अपने को देश हितैषी मानते हो, क्या कहा गया है इसमें, जो लोग अपने आप को देश हितैषी मानते हो वह अपने सुख का होम करके, अपने धन और मान का बलिदान करके कमर कस के उठो। कि उन्होंने बोला है अगर हम आराम करते रहेंगे, जब तक हम अपना आराम नहीं त्यागेंगे तब तक भारतवर्ष की उन्नति नहीं हो सकती। अगर हम अपने घरों में आराम से बैठे रहेंगे, भारतवर्ष की उन्नति हो सकती है? कभी नहीं हो सकती। यही हरीश यहाँ पर भारतेंदु हरिश्चंद्र ने समझाया है। देखा देखी थोड़े दिन में सब हो जाएगा, अपनी खराबियों के मूल कारणों को खोजो, कोई धर्म की आड़ में, कोई सुख की आड़ में छिपे बैठे हैं। ठीक है, कि उन्होंने बोला है अपनी कमियों को, अपनी खराबियों को देखिए, कि हमारी अगर हमें हमारे में जो खराबियां हैं उन खराबियों को हमें पता लगेगा, उन खराबियों को हम दूर कर पाएंगे, तभी भारतवर्ष की उन्नति हो सकती है। अगर हम सुख सुविधाओं में बैठे रहेंगे, घरों में बैठे रहेंगे, तो किस प्रकार भारतवर्ष की उन्नति हो सकती है? कुछ करने के लिए हमें जो मैदान में तो उतरना पड़ेगा, घर से बैठ के कुछ नहीं होगा। यही पूरे के पूरे जो निबंध में इन्होंने समझाया, भारतेंदु हरिश्चंद्र ने, भारतवर्ष की उन्नति कैसे हो, किन क्या क्या कारण है जिस कारण भारतवर्ष की उन्नति नहीं हो रही थी, और क्या अवरुद्ध है भारतवर्ष की उन्नति में, वो सारी सारी चीजें इस निबंध में आपको पढ़ने को मिलेंगी। चले अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारे समक्ष रहा, हिंदी के उस निबंधकार का नाम बताएं जिसने सर्वाधिक निबंध, लगभग 1000 निबंध लिखे हैं। ठीक है जी, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न हम बोल सकते हैं। ठीक है, महत्वपूर्ण प्रश्न है ये। आचार्य रामचंद्र शुक्ल, पंडित प्रताप नारायण मिश्र, पंडित बालकृष्ण भट्ट या कुबेर नाथ राय? सही विकल्प क्या होगा? महत्वपूर्ण प्रश्नों में अपनी जो आपने सूची बनाई है महत्वपूर्ण प्रश्नों में ना, उसमें इसको भी सम्मिलित कर लीजिए प्रश्न को। अच्छा प्रश्न है ये। हिंदी के उस निबंधकार का नाम बताएं जिसने सर्वाधिक, लगभग 1000 निबंध लिखे हैं। तो पंडित बाल कृष्ण भट्ट हैं वो। ठीक है जी, सर्वाधिक निबंध लिखे हैं इन्होंने। भट्ट जी ने भट्ट जी हिंदी प्रदीप नामक मासिक पत्रिका निकालते थे। इस पत्र में वे स्वयं संपादक थे। उन्होंने इस पत्र के द्वारा निरंतर 32 वर्ष तक हिंदी की सेवा की। ठीक है जी, 32 वर्ष तक हिंदी की सेवा की। 1000 से ज्यादा निबंध लिखे, लगभग 1000 निबंध लिखे। ठीक है, और हिंदी के सर्वाधिक निबंध लिखने वाले हैं ये निबंधकार। तो इनके बारे में अच्छे से सारी सारी सूचना को एक बार पढ़ लीजिए, देख लीजिए। चलें अगले प्रश्न की ओर। भारतीय साहित्य की विशेषताएं नामक निबंध किसने लिखा है? भारतीय साहित्य की विशेषताएं नामक निबंध किसने लिखा है? विकल्प हमारे समक्ष, पद्मा सिंह शर्मा, वासुदेव शरण अग्रवाल, संपूर्णानंद या बाबू श्याम सुंदरदास? भारतीय साहित्य की विशेषताएं। हाँ जी, देखिए अच्छे से पढ़िए प्रश्न को, विकल्पों को देखिए। हाँ जी, तो दोस्तों सही विकल्प हमारे समक्ष बाबू श्याम सुंदरदास। ठीक है, बाबू श्याम सुंदरदास बिल्कुल सही विकल्प है। डॉक्टर श्याम सुंदरदास, जिनका जन्म 14 जुलाई 1875 में हुआ था, 1945 ईस्वी में इनका निधन हुआ। हिंदी के अनन्य साधक, विद्वान, आलोचक और शिक्षाविद रहे हैं। ठीक है जी, चले अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, गेहूं और गुलाब नामक निबंध के लेखक का नाम क्या है? गेहूं और गुलाम, गेहूं और गुलाब, राय कृष्णदास, राम वृक्ष बेनीपुरी, डॉक्टर नागेंद्र या फिर कुबेर नाथ राय? हाँ जी, हाँ जी, अच्छे से पढ़िए प्रश्न को। तो दोस्तों बिल्कुल जो दोस्त
जो मित्र मेरे इस समय इस कक्षा के साथ जुड़ रहे हैं, सर्वप्रथम इस सत्र को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए, ताकि जो आपके मित्र हैं उनको भी इस सत्र के संबंध में ज्ञान हो सके, उनको भी पता लग सके कि जो सत्र है वो इस टाइप के द्वारा चलाया जा रहा है। और इस सत्र का उद्देश्य क्या है? उद्देश्य यही है कि आपकी जो पीजीटी की परीक्षा होने वाली है, उस पीजीटी परीक्षा में आप अच्छे अंकों से पास हो जाएं, उस परीक्षा में आप जो है अच्छे अंक प्राप्त करें, यही हमारा उद्देश्य है। तो इस उद्देश्य की पूर्ति दूसरे, देखिए इसकी तो हम चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा विद्यार्थियों, हमारा जो उद्देश्य है कि आपकी अच्छी परीक्षा हो, तो ज़्यादा से ज़्यादा विद्यार्थी अच्छी परीक्षा दे सके, इसलिए उनको इस सत्र के संबंध में बताएं, ज़रूर बताएं, ठीक है। इस सत्र को शेयर करें। जब सत्र समाप्त हो जाता है, इस वीडियो को भी अधिक से अधिक शेयर कर दे, दूसरे विद्यार्थियों तक पहुंचाने का सेवा कार्य आपने करना है। सेवा समझिए, ये आपकी सेवा है। घर बैठे पुण्य कमाने का आप सेवा कर रहे हैं, पुण्य कमाने की ये सबसे बड़ी सेवा है, ठीक है। क्योंकि निःशुल्क सत्र है, उनको इस सत्र के संबंध में पता लगेगा और अपनी परीक्षा बहुत अच्छे से वो दे पाएंगे, कुछ सीख लेंगे, ठीक है। अच्छे से जो अभ्यास कर रहे हैं उनका अभ्यास और बहुत अच्छे से हो सकेगा। तो सत्र को शेयर जरूर कर दें। चलें, तो इस प्रश्न का उत्तर देखते हैं। राम वृक्ष बेनीपुरी, ठीक है जी। गेहूं और गुलाब नामक जो निबंध है वो राम वृक्ष बेनीपुरी द्वारा लिखित निबंध है। इस निबंध के अंतर्गत लेखक ने गेहूं को भौतिक, आर्थिक एवं राजनीतिक प्रतीक माना है। ये भी प्रश्न पूछ लिया जाता है, गेहूं और गुलाब नामक निबंध में गेहूं किसका प्रतीक है, ठीक है जी। और गुलाब को मानसिक अर्थात सांस्कृतिक प्रगति का प्रतीक माना है। इन दोनों का संतुलन ही मानव जीवन में संपूर्णता प्राप्त प्रदान कर सकता है। मानव जीवन में संपूर्णता हम किस प्रकार से प्राप्त कर सकते हैं? जब गेहूं और गुलाब दोनों हमारे हमारे पास है। गेहूं अर्थात भौतिक, आर्थिक, राजनीतिक उन्नति हो और गुलाब सांस्कृतिक उन्नति हो, ठीक है। सांस्कृतिक प्रगति हो, दोनों चीजें जब संतुलित रहेंगी तभी जो है हमें संपूर्णता प्राप्त होगी, पूर्णता प्राप्त होगी, ठीक है जी। हमारा विकास अच्छे से हो पाएगा। चलें, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, अज्ञेय के निबंध संकलन का नाम क्या है? अज्ञेय के निबंध संकलन का नाम क्या है? त्रिशंकु, मेरे निबंध, पूर्ण मुकुट या फिर चितवन की छांव? अज्ञेय के निबंध संकलन का नाम। हाँ जी, देखें, फटाफट उत्तर दें। तो दोस्तों त्रिशंकु, ठीक है जी। अज्ञेय के निबंध संकलन का नाम है त्रिशंकु, ठीक है जी। उनके निबंधों का यह संग्रह त्रिशंकु 1945 ईस्वी में सर्वप्रथम प्रकाशित हुआ था। कब प्रकाशित हुआ था त्रिशंकु? तो यहाँ पर डेट भी याद रखनी है, 1945 को, ठीक है। काफी चर्चित रहा है। साहित्य, संस्कृति संस्कृति और कला पर लिखे गए उनके ये निबंध हिंदी साहित्य के धरोहर रहे हैं। इनको धरोहर माना गया है हिंदी साहित्य के, ठीक है जी। त्रिशंकु। चलें, आगे चलते हैं। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के निबंधों की भाषा किस प्रकार की है? आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के निबंधों की भाषा किस प्रकार की है? सरल हिंदी है, या लाक्षणिक हिंदी है, या फिर संस्कृत निष्ठ हिंदी है, या फिर कोई नहीं? हजारी प्रसाद द्विवेदी के निबंधों की भाषा शैली किस प्रकार की है, या भाषा किस प्रकार की है? तो दोस्तों इसका सही विकल्प है संस्कृत निष्ठ हिंदी, ठीक है जी। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के निबंधों की भाषा संस्कृत निष्ठ हिंदी है। चलें, अगला प्रश्न, दस्तावेज किसका निबंध है? दस्तावेज किसका निबंध है? श्रीकांत वर्मा, या फिर श्रीकांत वर्मा, जगदीश चतुर्वेदी, अज्ञेय, या फिर मुक्ति बोध? दस्तावेज किसका निबंध संग्रह है? शाबाश, प्रयास करेंगे सभी सभी, बिल्कुल प्रयास करें। कहते हैं ना, हमें प्रयास करना चाहिए, कोशिश करनी चाहिए।
कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती। तो नौका पार कैसे होगी? जब हम प्रयास करेंगे, प्रयत्न करेंगे। तो प्रयत्न जरूर करें। कौन सा प्रयत्न करें? कि हमें परीक्षा को पास करना है। तो परीक्षा को पास करने के लिए प्रयत्न, अभ्यास, इसका बहुत ही ज़्यादा महत्व है। तो इसका महत्व समझें। जो थोड़े से भी किसी प्रकार से चिंतित हैं तो चिंता को त्याग दीजिए और प्रयास रहिए, कार्यरत रहिए, प्रयास कीजिए। थोड़े दिनों की बात है, उसके बाद जी भर के सो लेना। नींदों को छोड़ा हुआ है, मुझे पता है नींद छोड़ी हुई है, बहुत ज़्यादा समस्याएं हैं जीवन में, ठीक है। उन समस्याओं से भी जूझ रहे हैं और साथ में ये भी एक सबसे बड़ी समस्या है अब ये परीक्षा, ठीक है। विद्यार्थी कमेंट कर रहे हैं वीडियोस पे कि परीक्षा क्यों इसी महीने दी गई और किसी सब्जेक्ट की परीक्षा क्यों नहीं दी गई। तो दोस्तों ये देख लीजिए कि हम ये भी बोल सकते हैं, कहते हैं ना हर एक चीज का एक नकारात्मक और सकारात्मक दो पहलू होते हैं। तो नकारात्मक पहलू ये कह सकते हैं कि आप लोगों के लिए समय कम है, परंतु सकारात्मक पहलू क्या है कि 7 तारीख आपके पास है तो ज्यादा लंबा समय नहीं है। आपकी व्यस्तता बस 7 तारीख तक है, उसके बाद आप जो है अच्छे से फ्री हो जाएंगे, घूमिएगा फिरिएगा। और जिनकी परीक्षा की अभी तक दिनांक नहीं आया है वो तो अभी से ही चिंतित हैं कि कब परीक्षा हो जाए, कब परीक्षा हो जाए। रोज नोटिफिकेशन चेक कर रहे हैं, एचपीपीएससी की साइट पर रोज देख रहे हैं हमारा एग्जाम कब है, हमारी परीक्षा कब है। तो इससे तो आप मुक्त हो गए ना। अब आपके पास 7 तारीख है, तो 7 तारीख के लिए बिल्कुल, मैं तो बोल रहा हूँ बिल्कुल सही है। हमने पहले ये अनुमान, विद्यार्थी हमें इस सत्र में पूछते थे कि सर कब परीक्षा होगी, तो मैंने बताया था कि परीक्षा हम 29 29 को मानकर ही चलेंगे, ठीक है। तो बस 29 से आगे पीछे ही रहा, 7 को परीक्षा आ गई, ठीक है। यही अनुमान था हमें। अच्छा है, परीक्षा हो जाएगी और आप लोग भी अच्छे से अपनी किसी दूसरी परीक्षा की तैयारी कर सकते हैं। आपको पता है कितने दिनों से एकदम से पहले हमारे पास पाठ्यक्रम से संबंधित समस्या आ गई थी। पाठ्यक्रम में एक बड़ा परिवर्तन आया पाठ्यक्रम में, जिससे विद्यार्थियों को जूझना पड़ा, हम सबको जूझना पड़ा, हमें जूझना पड़ा। उस पाठ्यक्रम को किसी तरह से हमने समाप्त किया। पाठ्यक्रम में जो विषय थे संपूर्ण विषयों को पढ़ाया गया। उसके बाद फिर उससे आधारित, उससे संबंधित हमने टेस्ट सीरीज बनाई, ठीक है। अभ्यास श्रृंखलाएं बनाई गई, आपके अभ्यास में किसी भी प्रकार की कोई कमी ना रह जाए, पूरा ध्यान रखा गया है। तो अभ्यास श्रृंखलाएं टेस्ट सीरीज को आप खरीद सकते हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, पहले भी बताया है। तो वहां से आप टेस्ट सीरीज ले सकते हैं। अगर कहीं और से तैयारी करना चाहते हैं, कोई और टेस्ट सीरीज लेना चाहते हैं तो वो भी ले लें, ठीक है। कोई ये नहीं है कि यहीं पर टेस्ट सीरीज लेनी, जहां पर आपको अनुकूल लगे, जहां पर आपको सही लगे वहां से आप कार्य कीजिएगा। हमारा उद्देश्य क्या है कि परीक्षा की तैयारी अच्छे से करनी। तो दोस्तों चलिए इसका उत्तर देखते हैं। मुक्तिबोध, ठीक है, दस्तावेज किसका निबंध है? मुक्तिबोध का निबंध है। मुक्तिबोध का जन्म 13 नवंबर 1917 को हुआ, ठीक है, श्योपुर मध्य प्रांत और बरार में, ठीक है, चंबल संभाग मध्य प्रदेश में है। अभी ये मौत इनकी हुई थी 11 सितंबर 1964 में। 46 वर्ष के थे, भोपाल भारत में इनकी मौत हुई। पेशा लेखक, कवि, निबंधकार, साहित्यकार, आलोचक, राजनीतिक आलोचक, ठीक है जी। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। गंधमादन किसकी रचना है? श्रीकांत वर्मा, जगदीश चतुर्वेदी, कुबेरनाथ या फिर मुक्तिबोध? गंधमादन किसकी रचना है? बिल्कुल जी बिल्कुल, गंधमादन कुबेरनाथ की रचना है, ठीक है जी। विकल्प सी बिल्कुल सही विकल्प है, ठीक है जी। तो गंधमादन कुबेरनाथ राय द्वारा रचित ललित निबंध है, रिपोर्टाज और अनुचिंतन की एक विचारात्मक पुस्तक है ये, ठीक है जी। तो दोस्तों आज के सत्र के ये रहे हमारे प्रश्न। यहीं पर हमारे आज के सत्र के प्रश्न समाप्त होते हैं। आशा करता हूं कि आपको ये सत्र के प्रश्न अच्छे लगे होंगे और आपने बहुत ज़्यादा ज्ञान अर्जित भी किया होगा। भविष्य में इन प्रश्नों से संबंधित किसी भी प्रकार की आपको कोई समस्या का सामना नहीं करना पड़ेगा। तो दोस्तों फिर से मिलेंगे नए सत्र में। और जिन्होंने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक नहीं किया, सब्सक्राइब नहीं किया, हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दें। इस सत्र को शेयर कर दें, इस सत्र को कमेंट कर दें। आपको ये सत्र किस प्रकार से लगा, आपका कितनी ज़्यादा सहायता सिविल स्टैप के इस सत्र से हो रही है, सब कुछ कमेंट में बता सकते हैं, ताकि दूसरे विद्यार्थियों को भी पता लग सके कि सत्र का क्या लाभ है, वो भी इस सत्र को ज्वाइन करें, इस सत्र को देखें, ठीक है जी। तो दोस्तों आज के इस सत्र को यहीं पर विराम देते हैं। आप
जो हैं अच्छे से रहिए, स्वस्थ रहिए, चिंता मुक्त रहिए, अपनी परीक्षा की तैयारी कीजिए। इसी मंगल कामना के साथ आज के सत्र को देते हैं विराम। फिर से मिलेंगे नए सत्र में, तब तक के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।